अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो लेक्चर बताया था आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, जहाँ पे हमने कंट्रोल ऑफ द एम्पलीफायर आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंसेस पढ़ी थी। उसके गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो हमने देखा था कि क्या फ़र्क पड़ता है उस पर फीडबैक की वजह से। और जो फीडबैक हम स्टडी इधर कर रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमने देखा था कि वो किस तरह रिड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो ये इसी चीज़ को, ये जो आपने कंट्रोल ऑफ एम्पलीफायर आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंसेस में देखा था, तो हमने कहा था कि जो आपकी वोल्टेज फीडबैक है और जो करंट फीडबैक है, दोनों में हमने ये फ़र्क देखा था कि जो आपकी वोल्टेज फीडबैक है उसमें आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होती थी, और जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस थी वो इंक्रीज होती थी, वो हाई इनपुट रेजिस्टेंस देता था। जबकि करंट फीडबैक सर्किट में आपको की जो आउटपुट रेजिस्टेंस थी वो इंक्रीज होती थी, और जो आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस थी वो रिड्यूस होती थी बाय द फैक्टर ऑफ 1 + β ठीक है। ये जो 1 + β का फैक्टर था, यह आपका फीडबैक फैक्टर था, जिसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव फीडबैक है उसकी वजह से ये टर्म जब इंट्रोड्यूस होती थी, जो हमने इसकी प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक में देखा था, तो ये वो टर्म थी जिससे आपकी फीडबैक की जो एश्योरेंस की वजह से या उसकी इंक्लूजन की वजह से आपकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता था, डिस्टॉर्शन पे फ़र्क पड़ता है, स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है आपकी, और रेजिस्टेंसेस पे जो है वो सर्किट की फ़र्क पड़ता है। तो जो अब हमने देखा कि करंट सीरीज़ फीडबैक सर्किट है, तो इसका मतलब कि ये सीरीज़ है। अब इसमें और ये जो यहाँ पे करंट फीडबैक सर्किट आपने देखा है ना, इसमें यह है कि यह करंट सीरीज़ फीडबैक सर्किट है। तो जब सीरीज़ फीडबैक सर्किट होगा, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है कि इन करंट सीरीज़ फीडबैक सर्किट आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। तो करंट सीरीज़ को आपने कैसे यहाँ पे ये देखना है, इस सर्किट को हम देखते हैं। दिस इज़ अ करंट सीरीज फीडबैक सर्किट, ठीक है। ये हमने इसकी सर्किट डायग्राम बनाई है, जिसमें कॉमन मीटर सर्किट हम ले रहे हैं, और अनबाइस्ड का मतलब है कि आपकी मीटर रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसके अक्रॉस आप जो है वो फीडबैक वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ पैरेलल में कोई आपका जो कैपेसिटर है वो नहीं लगा हुआ। सो ये अनबाइस्ड है आपका जो मीटर रेजिस्टेंस है, और उसको आपने ग्राउंड किया हुआ है। अब ये एक इनपुट पोर्टल 1 1 के बन गया, और एक आउटपुट पोर्टल है 2 2 के साथ। इनपुट की साइड पे जो बेस और मीटर के बीच में आपके पास VBE है, यानी बेस मीटर वोल्टेज, जिसको आप VI प्राइम भी कहते हैं, जो आपकी इनपुट वोल्टेज होती है। और VI प्राइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमने यहाँ पे फीडबैक की इंक्लूजन होनी है ना, तो जब फीडबैक इंक्लूड होगा तो फिर हम उसको प्राइम टर्म्स को हम प्राइम के साथ स्टडी करते हैं। अब RB जो है वो एक स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस होता है, जो आपको आउटपुट रेजिस्टेंस R जो कि कलेक्टर पे लगा हुआ है, और उसके क्रॉस उसको आप प्लस VCC जो एक सप्लाई वोल्टेज है पूरे सर्किट को, वहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो RB है स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस, वो कलेक्टर और बेस के दरमियान में लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो स्मॉल जो है, और एक कैपेसिटर C1 इधर इनपुट पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर C2 जो है वो आउटपुट पे लगा हुआ है। तो जो स्मॉल इनपुट करंट IB है वो इस RB से के अक्रॉस जो है वो फ्लो करेगी, और जो आपकी जो VCC से जो आपकी सप्लाई वोल्टेज से जो करंट मिलेगी वो कलेक्टर के अक्रॉस फ्लो करेगी IC, और इन दोनों का जो सम होगा IB + IC का, वो फ्लो करेगा RE से, ठीक है। और फिर हम जो 2 2 पोर्ट है उसके ऊपर आउटपुट वोल्टेज VO प्राइम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका कॉमन एमीटर जो करंट सीरीज फीडबैक सर्किट है, और इसमें करंट सीरीज फीडबैक सर्किट में जो फीडबैक आप दे रहे हैं वो स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से दे रहे हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा हुआ है। अदरवाइज ये आपको पता है कि जब फीडबैक सर्किट नहीं होता, तो ये जो आपका RB है ये इस तरह से नहीं कनेक्ट होता आपके सर्किट में, वो इधर लगा होता है बेस के साथ। लेकिन हम ये इसको आप बेस और कलेक्टर के अगर बीच में लगा रहे हैं, इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स द फीडबैक, कि आप आउटपुट को इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक इसकी जो है ना वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है। और इसी के इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाएं, करंट सीरीज फीडबैक का इक्विवेलेंट सर्किट में आपको पता है कि GM VB भी होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये बेस है, ये कलेक्टर है, और कॉमन मीटर के ऊपर RE लगा हुआ है, RE को आपने ग्राउंड किया हुआ है, ये पोर्ट 1 1 है, ये पोर्ट 2 2 है। अब बेस के अक्रॉस स्मॉल इनपुट करंट जो IB है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। और बेस के ऊपर स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस HIE जो कि आपके सर्किट में कनेक्ट हो नज़र नहीं भी आती, फिर भी वो स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बेस के ऊपर मौजूद होती है। उसके बाद जो कलेक्टर है उसके ऊपर GM VBE लगा होगा, ट्रांस कंडक्टेंस की जो टर्म है, ठीक है। IC और IB दोनों, IB जो है वो स्मॉल इनपुट करंट है, और IC जो है वो कलेक्टर करंट है। दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। IB पॉजिटिव साइन के साथ होती है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, IC उससे रिवर्स डायरेक्शन में वो नेगेटिव साइन के साथ होती है, जो कलेक्टर से फ्लो करती है, ठीक है। और RE से इन दोनों का सम फ्लो करेगा IB + IC।
और ये मैंने आपको बता दी, ये पूरा इसका सर्किट। हाँ, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज वी ओ प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि आर ई के अक्रॉस वी एफ जो थी आपकी फीडबैक वोल्टेज आर ई के अक्रॉस थी, तो ये आपकी आर ई के अक्रॉस हमने फीडबैक वोल्टेज, और यहाँ पर जो आपकी बेस के अक्रॉस और ये जो इनपुट रेजिस्टेंस को बेस और इनपुट ये वी बी ई बेस और इमीटर के दरमियान में थी ना स्मॉल इनपुट वोल्टेज वो, और वहीं पे आपकी स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस एच आई ई भी एग्जिस्ट करती है, तो उसके अक्रॉस वी बी ई है, वी बी ई को आप वी आई प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इस सर्किट की जो है वो हमने इसका जो आपका कॉमन एमीटर सर्किट है वो देख लिया। और एंड दिस इज़ एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये आपको इसकी शक्ल से नज़र आ रहा है क्योंकि एरो जो है वो नीचे की तरफ है ना, सो दिस इज़ एन पी एन। तो ये हमने जो है वो सर्किट डायग्राम भी देख ली और इसकी इक्विवेलेंट सर्किट की करंट सीरीज फीडबैक सर्किट की देख ली है। और फीडबैक की निशानी मैंने आपको बता दी है, दिस आर बी इज़ रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक, ठीक है, फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। अच्छा, अब इधर जो करंट सीरीज में आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे, वोल्टेज इक्वेशन से। आपने इनपुट सर्किट की वोल्टेज इक्वेशन लेनी है ये करंट सीरीज फीडबैक सर्किट, लेकिन स्टार्ट आप वोल्टेज इक्वेशन से लेंगे फ्रॉम द इनपुट सर्किट। और इनपुट सर्किट में वोल्टेज इक्वेशन वी आई प्राइम इज इक्वल टू, मैंने जैसे कि कहा कि वी आई प्राइम वी बी ई को रिप्रेजेंट करता है, तो वी आई प्राइम शुड बी इक्वल टू वी बी ई विच इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। वी एस क्या है, ये टोटल वन पोर्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी एस, यानी सिग्नल वोल्टेज। तो वो जो सोर्स वोल्टेज भी कह सकते हैं, सिग्नल वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो वो जो सोर्स वोल्टेज है वी एस, ये टोटल वोल्टेज है ना जो आपने सप्लाई किया उसको, उसमें से अगर आप ये फीडबैक वोल्टेज जो कि आर ई के अक्रॉस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है उसको आप माइनस कर दें टोटल में से, तो आपके पास वी बी ई आ जाता है विच इज़ वी आई प्राइम। ठीक है ना, विच इज़ द सेम थिंग, वी बी ई या वी आई प्राइम इज़ द सेम थिंग ना। तो ये हमारे पास, ये हमारे फॉर द नेगेटिव फीडबैक हमने ये इक्वेशन लिखी है, और वोल्टेज इक्वेशन फॉर द इनपुट लूप ऑफ दिस करंट सीरीज सर्किट इसकी। अब इसमें से दो चीज़ें जो हमें चाहिए, एक हमें वी एफ चाहिए कि व्हाट इज़ वी एफ, जो आपकी फीडबैक वोल्टेज क्या होगी, और दूसरी चीज़ अगर हमें वी बी ई मिल जाए, ताकि ये दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी, अगर वी एफ और वी बी ई, तो वी एस हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी एफ जो है वो आपके पास किसके बराबर होगी अकॉर्डिंग टू हम जरा वी इज इक्वल टू आई आर। अब आई जो है वी एफ आपको पता है किसके अक्रॉस है, आर ई के अक्रॉस, और इस सर्किट से भी या इस सर्किट से जो दोनों में अगर आप देख लें तो मैंने आपको बताया था कि आर ई के अक्रॉस जो है वो टोटल करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम बेस एंड कलेक्टर विच इज़ आई बी प्लस आई सी। ठीक है ना, तो इसकी जो टोटल करंट होगी वी एफ की वो टोटल करंट आई बी प्लस आई सी, और साथ चूंकि ये आर ई के अक्रॉस है सो दिस इज आर ई, तो वी एफ इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू आर ई। अब चूंकि आई बी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द आई सी, तो आई बी अगर स्मॉल है तो हम इसको आई सी आर ई के इक्वलेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे ना आई बी को, तो आई बी इज स्मॉल तो हम इसको आई सी आर ई ले लेंगे। उसके बाद ये तो आ गई हमारे पास वी एफ। अब सेकंड टर्म जो है वो है वी बी ई, जो कि बेस और मीटर के दरमियान में आपकी वोल्टेज है ना, स्मॉल वोल्टेज है जिसको हम वी आई प्राइम भी कहते हैं। तो वी बी ई भी अकॉर्डिंग टू हम वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई बी आर जो है वो कौन सी है, इनपुट स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस एच आई ई। ठीक है ना, तो वी बी ई जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो आपको नज़र नहीं आ रही सर्किट में, लेकिन वो सर्किट के अंदर मौजूद होती है बिटवीन बेस एंड मीटर, दैट इज़ द स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस एच आई। ठीक है, तो वी बी जो है वो आपकी होगी आई बी एच आई। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम अपनी इस वोल्टेज इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से वी एस निकालें तो वी एस शुड बी इक्वल टू वी बी ई प्लस वी एफ ना। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप इसमें डालेंगे तो वी एस की वैल्यू आ जाएगी, वी एस क्या है, सोर्स वोल्टेज या सिग्नल वोल्टेज आप इसको कह सकते हैं, तो ये वी एस की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें आई बी जो है, आई बी और एक टर्म में सेकंड टर्म में आई सी आ रहा है, फर्स्ट टर्म में आई बी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं दोनों को सेम बनाना, यानी ये अगर आई बी है तो जो आर ई के साथ आई सी है इसको भी आप आई बी की फॉर्म में लिख लें। तो ये आई बी की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इस आई सी को, आप ये वाला करंट गेन की वैल्यू यूज़ करें। करंट गेन क्या होता है, एच एफ ई इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ठीक है ना, तो वहाँ से अगर एच एफ ई आई सी ओवर आई बी के बराबर होती है तो हम आई सी इज इक्वल टू एच एफ ई इंटू आई बी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है हम आई सी की यहाँ पे पुट करेंगे। आई सी की वैल्यू क्या है, एच एफ ई आई बी, और ये हम करंट गेन की फार्मूले से हम इसको यहाँ पुट करके यहाँ से अब हम आई बी कॉमन ले लेंगे, और जो आई बी हमने कॉमन लिया है इससे हम स्मॉल बेस करंट आई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने वी एस कैलकुलेट किया जो कि सोर्स वोल्टेज थी या सिग्नल वोल्टेज थी एट द इनपुट। अब हमने स्मॉल इनपुट करंट जो है वो भी कैलकुलेट कर ली, कैसे कि आई बी को इधर आई बी इधर है तो इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई और ये वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी ना। सो दिस इज वी एस ओवर दिस टर्म, एच आई ई स्मॉल जो स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस है प्लस एच एफ ई दैट इज यानी जो कि करंट गेन है, और आर ई जो कि आपकी एमीटर रेजिस्टेंस है। तो ये आपकी स्मॉल इनपुट करंट की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास सिग्नल वोल्टेज भी आ गई, इनपुट करंट भी आ गई इनपुट सर्किट की, तो फिर अब आप अपने सर्किट से वी ओ प्राइम यानी कि जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है
टू पोर्ट के ऊपर वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला आप क्या लगाएंगे, वही अगेन ओहम्स लॉ V=IR वाला, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि IC और IB की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट होती है, जो आपने IB को पॉजिटिव लेते हैं तो IC शुड बी माइनस, उसको माइनस के साथ लिखते हैं। सो दिस इज माइनस ICR, ठीक है। और IC की वैल्यू भी हमने ऊपर देखा HFE IB होता है ना, तो हम इसकी जगह माइनस IB HFE या HFE IB ये पुट कर सकते हैं और साथ R है। अब अगर आपने जो IB ऊपर निकाली है उसको आप इधर पुट कर दें IB की जगह, तो VO प्राइम इज इक्वल टू माइनस और HFE R वैसे का वैसा, और IB की पूरी वैल्यू VS ओवर HIE प्लस HFE RE ये हमने पुट कर दी। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज VO प्राइम जो है इन टर्म्स ऑफ वो जो हमारी चूँकि विद अ फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के साथ, इसीलिए इसको प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज विद नेगेटिव फीडबैक जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है इस करंट सीरीज सर्किट के लिए। अब इसी इक्वेशन को देखें, इससे हम करंट जो वोल्टेज गेन है वो कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल वोल्टेज है अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं VO प्राइम के नीचे, तो ये जो VO प्राइम ओवर VS जो आपकी सिग्नल वोल्टेज होगी ये आपको AV प्राइम देगी, विच इज़ द वोल्टेज गेन विद नेगेटिव फीडबैक ना। तो नेगेटिव फीडबैक के साथ जो वोल्टेज गेन होगी वो AV प्राइम होगी, विच इज़ VO प्राइम ओवर VS। सिर्फ आपने जस्ट इस VS को इस तरफ ले जाना है और बाकी जो पूरी टर्म बच गई है आपके पास रिमेनिंग, वो आपके पास वोल्टेज गेन होगी, दैट इज़ माइनस HFE R ओवर HIE प्लस HFE RE। अब इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें से HIE को कॉमन ले लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, HFE और HIE को आपने कॉमन लेके HFE के नीचे ले गए, क्योंकि हमें पता है कि HFE ओवर HIE जो है वो GM को शो करता है, जो ट्रांस कंडक्टेंस की टर्म है उसको शो करता है। और नीचे क्या है, नीचे रह जाएगा 1 प्लस, जब HIE कॉमन लेंगे तो HFE के नीचे आ जाएगा HIE और RE। तो HFE ओवर HIE अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो क्या होता है GM, तो इसकी जगह GM पुट कर देंगे। सो दिस इज़ 1 प्लस GM RE। सो ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज गेन विद फीडबैक जो है वो आ गया। उसके बाद जब वोल्टेज गेन भी आ गया तो अब हम इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, अगेन आपने ओहम्स लॉ यूज़ करना है जो कि RI प्राइम होगा। अब ये वो वाला इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है, स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस जो हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी बेस और मीटर के बीच में होता है, जिसको हम HIE कहते हैं, ठीक है। ये वो इनपुट रेजिस्टेंस है जो हम अपने सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ओहम लॉ लगा के RI प्राइम इज इक्वल टू VS ओवर IB, ठीक है। V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V ओवर I। अब V कौन सा वाला, इनपुट वाला यानी सिग्नल या सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्मॉल इनपुट करंट IB। अब अगर आप इन दोनों की वैल्यू जो है इसमें से आप पुट कर दें, तो IB की वैल्यू ना करें, दोनों में से एक की वैल्यू पुट करनी है, या आप VS की वैल्यू पुट कर दें या IB की वैल्यू पुट कर दें। तो VS भी हमने कैलकुलेट की हुई है, अगर हम VS की वैल्यू इधर पुट कर दें जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, नीचे IB है तो उसका IB इस जो उसका IB और ये वाला IB। अच्छा VS में ना आपने ऊपर जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो इस तरह से थी ना, IB और एक IC वाली टर्म। इसका जो अगला स्टेप हमने किया था उसमें हमने IC की वैल्यू डाल ली थी ना, तो ये वाली VS आई थी आपके पास, ये वाली VS की वैल्यू आप पुट करें जिसमें हमने IB को कॉमन लिया हुआ था, ठीक है, ताकि इसका IB जो है वो नीचे वाले IB से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला IB और ये वाला IB ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास रह जाएगा जो इनपुट रेजिस्टेंस है HIE प्लस HFE RE, और ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है RI प्राइम इज इक्वल टू ये आपके पास होगा HIE, अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास 1 प्लस HFE ओवर HIE की टर्म हम इसलिए बनाते हैं बार बार, और ये RE ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है, इसको यहाँ से करेक्ट कर लें, ये इसके साथ है क्योंकि ये HFE के साथ है ना, तो ये RE अंदर होगा, इसके ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। तो HFE ओवर HIE अगेन कंडक्टेंस टर्म होती है GM, और साथ आपके साथ GM के साथ आ जाएगा RE, ठीक है। तो ये आपके पास RI प्राइम जो आपकी इनपुट रेजिस्टेंस है विद फीडबैक वो इस तरह से आ जाती है। अब यहाँ पे अगर इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक अगर हम कह, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फीडबैक की तो कोई टर्म नज़र नहीं आ रही, ये जो टर्म आ रही है जो आपने लगाई हुई है मीटर रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे फीडबैक को रिप्रेजेंट करती है ना। अगर आप इसमें फीडबैक को ज़ीरो करना चाहते हैं तो आप RE की टर्म को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो RE की टर्म को अगर आप जीरो करेंगे तो आपके पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो HIE के बराबर हो जाएगा। HIE क्या होता था, स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बिटवीन बेस एंड मीटर मौजूद होता था सर्किट के अंदर, वो आपने एक्सटर्नल नहीं लगाया था। तो ये जो आपका RE है इट मीन्स ये आपका फीडबैक के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आप फीडबैक को ज़ीरो करेंगे तो RE भी ज़ीरो हो जाएगा, और फिर आपकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है फीडबैक के साथ वो बराबर हो जाएगी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस HIE के बिटवीन बेस एंड मीटर, ठीक है।
तो ये एक कंडीशन आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अब लेट अस ड्राइव द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फीडबैक। अगर आप फीडबैक अगर अब व्हेन आर इज इक्वल टू 0 देयर विल बी नो फीडबैक। अभी हमने कहा कि अगर आर ई 0 है तो कोई फीडबैक नहीं होगी हमारे सर्किट में। और गेन विदाउट फीडबैक अगर हमने निकालना है तो गेन का फार्मूला हमने पढ़ा था, जो वोल्टेज गेन होता था ए वी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर, ठीक है ना। ये हमने मिड गेन पढ़ा था, जो मैक्सिमम गेन हमने अपने सर्किट में पढ़ा था कि ए वी मिड जो है वो बराबर होता है ना, ये ए वी मिड को शो करता है। तो ए वी मिड से अगर हमने ये वाला रिलेशन माइनस जी एम आर का निकाला था तो ये इस तरह से ये हमने ए वी को यूज़ कर सकते हैं, ए वी मिड की वैल्यू को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास फीडबैक फैक्टर क्या है? तो फीडबैक फैक्टर है हमारे पास, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक में पढ़ा था, बीटा फीडबैक फैक्टर होता था और ये इक्वल होता था रेशियो ऑफ द फीडबैक वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज ना। तो ये वी एफ ओवर वी ओ के बराबर होता था फीडबैक फैक्टर। ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ वो जो ब्लैक बॉक्स था प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, उसमें हमने ये बीटा फैक्टर पढ़ा था जो कि फीडबैक फैक्टर होता है। तो ये वी एफ ओवर वी ओ के इक्वल होता है, ये इसका बेसिक फार्मूला है। और इसमें वी एफ जो है आपका वो किसके बराबर होगा? वी एफ आपका रिप्रेजेंट करता है इधर, क्योंकि वी एफ लगा होता है ना आर ई के अक्रॉस, तो वी एफ जो है वो आई सी आर ई। अब होना ये चाहिए था कि आर ई से आई सी प्लस आई बी दोनों पास कर रही थी ना, जैसे हमने देखा आर ई से आई सी प्लस आई बी दोनों पास कर रही थी, लेकिन चूंकि आई बी वेरी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू आई सी, तो हम इसको आई सी आर ई भी कह सकते हैं ना। तो हमने वही वाली कंडीशन यूज़ की है। तो ये आई सी आर ई और जो नीचे वी ओ है, वी ओ आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज जो है अभी मैंने आपको बताया कि वो हम माइनस आई सी आर होता है ना, ठीक है। तो आई सी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो दिस इज माइनस आई सी आर। तो यहाँ से आई सी कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला आई सी और ये ऊपर वाला आई सी, ये दोनों कैंसिल होकर आपकी माइनस आर ई ओवर आर। तो ये आपका फीडबैक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमने ये गेन जो मैक्सिमम मिड फ्रीक्वेंसी गेन होता है वो देखा कि माइनस जी एम आर होता है, जो कि ए वी मिड होता है आपका। और दूसरा हमने कहा कि जो हमारा बीटा फैक्टर है वो हमने देख लिया, बीटा फैक्टर बेसिकली फीडबैक फैक्टर होता है और वो हमने कैलकुलेट कर लिया वी एफ ओवर वी ओ, इसकी डेफिनेशन यूज़ करके, जो इसकी अपनी डेफिनेशन थी फीडबैक फैक्टर की, माइनस आर ई ओवर आर की फॉर्म में निकाल लिया। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ज़रा आगे देखें, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम आर आई प्राइम जो हमने का जो अपना फार्मूला था अभी हमने जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गेन निकालेंगे विद फीडबैक, ठीक है। तो गेन विद फीडबैक का फार्मूला भी हमने जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका ए वी प्राइम होता है वो किसके बराबर होता है? ए वी। अब ए वी प्राइम है गेन विद फीडबैक, ए वी क्या होता था? गेन विदाउट फीडबैक डिवाइडेड बाय ये फीडबैक फैक्टर 1 प्लस बीटा ए वी का फैक्टर होता था, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा जब हमने वो कैलकुलेट किया था, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के लिए करना था। तो ये वो उसका ए वी जो है अभी आपने पढ़ा वो माइनस जी एम आर को रिप्रेजेंट करता है, मिड फ्रीक्वेंसी गेन को। अभी हमने पीछे भी डिफाइन किया ए वी की वैल्यू, और 1 प्लस बीटा ए वी। अब बीटा की वैल्यू भी पीछे हमने निकाली है फीडबैक फैक्टर की माइनस आर ई ओवर आर की फॉर्म में, और ए वी अगेन हम माइनस जी एम आर ये पुट करेंगे। अब आर आर से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जी एम और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे। सो ऊपर माइनस जी एम आर और नीचे 1 प्लस जी एम आर ई। तो ये अब आपके पास आ गया गेन विद फीडबैक, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने और वो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ गेन विदाउट फीडबैक ना, उसकी मदद से हमने उसको निकाला, कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे इनपुट जब हमारे पास गेन आ गया विद फीडबैक, तो हम इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक भी कैलकुलेट कर सकते हैं आर आई प्राइम। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये हमने जो बात की थी कि जब करंट सीरीज सर्किट होता है तो आपकी आर आई प्राइम जो है वो आर आई इंटू 1 प्लस बीटा ए वी जो करंट सीरीज फीडबैक जो सर्किट है। अब इसमें ये है कि जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था जब करंट सीरीज का, तो हमने ये कहा था कि करंट फीडबैक के लिए ये आर आई प्राइम जो है आर आई ओवर दिस फीडबैक फैक्टर होता था। लेकिन जहाँ पे हमें इसको, और हम कहते थे कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होती है आपकी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ये टर्म आ रही थी ना आपकी 1 प्लस बीटा ए वी। लेकिन जहाँ ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में भी ये फैक्टर लिखेंगे 1 प्लस बीटा ए वी, और आप सबकी वैल्यूज़ डाल दें। आर आई जो है वो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है एच आई ई को, ठीक है, और 1 प्लस बीटा बीटा की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं? बीटा की जगह आप पुट करते हैं रेशियो ऑफ माइनस आर ई ओवर आर, और ए वी की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं? माइनस जी एम आर। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इनकी पुट कर दें तो आर आर से कैंसिल होकर ये आपके पास एच आई इंटू 1 प्लस जी एम आर ई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको कहा था ये एच आई तो ऑलरेडी वेरी स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस है, तो आर आई प्राइम चूँकि स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ रहा है, तो चाहे ये न्यूमिनेटर में भी है ये 1 प्लस बीटा ए वी का फैक्टर, फिर भी आपकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है फॉर द करंट सीरीज सर्किट वो वेरी स्मॉल है ड्यू टू द स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस,
ठीक है। उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कैसी है, वो उसमें भी हमने कहा था इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो अगर इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होती है तो आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी लार्ज होती थी, इंक्रीज हाई वैल्यू होती थी उसकी। और वो उसका ये फार्मूला हमने देखा था RO प्राइम विथ फीडबैक जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू RO यानी आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक इनटू 1 + बीटा AV, ठीक है। और अब इसमें भी उसी तरह सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। और जैसे RI रिप्रेजेंट करता था HIE को, स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस को, इस तरह RO रिप्रेजेंट करता है आउटपुट पर जो आपने जो कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस R लगाया हुआ है, ये वो है 1+ और बीटा की जगह -RE/R और AV की जगह -GMR, R कैंसिल हो जाएंगे, सो R × 1 + GMRE। अब देखा जाए तो ये दोनों फार्मूला एक तरह शो हो रहे हैं ना दोनों में ये, और RE जो है इसमें फीडबैक फैक्टर का रोल प्ले कर रही है। अगर आप RE को 0 कर देंगे तो आपका फीडबैक का फैक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस HIE के बराबर हो जाएगी और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस R जो कलेक्टर पे लगा उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो RE बड़ी इंपॉर्टेंट है फीडबैक में। तो ये हमने देखा HIE चूँकि स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वजह से आपकी इनपुट रेजिस्टेंस वैसे ही स्मॉल है, और ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो चूँकि R × 1 + GMRE इस फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस वैसे इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपने जो कलेक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस R लगाया हुआ वो भी उसकी एक लार्ज वैल्यू है, ठीक है। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में लार्ज होती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिस इज इंक्रीज्ड बाय द रीजन ऑफ द करंट फीडबैक। तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया है ये करंट फीडबैक की वजह से आया है, सीरीज में आपने जो करंट फीडबैक पढ़ा उसकी वजह से। अब दूसरी बात है वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट। तो जैसे आपने करंट सीरीज में पढ़ा है, वोल्टेज शंट का मतलब है वोल्टेज को पैरेलल में आप पढ़ते हैं। करंट हमेशा सीरीज में होती है और वोल्टेज को हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि करंट सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू देती है, और वोल्टेज को हम हमेशा शंट में, जैसे हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं करंट को स्टडी करने के लिए, तो इसी तरह वोल्टेज को पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज को स्टडी करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सर्किट डायग्राम में क्या फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले जो मेजर चेंज आया, बाकी सारा कुछ वही है, VCC है सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट पर रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इनपुट पर रेजिस्टेंस जहाँ पे एक फ़र्क आएगा, सिग्नल वोल्टेज VS वही है 1 पोर्ट पे, आउटपुट पे VO आपने लेनी है आउटपुट वोल्टेज, और उसके बाद VBE जो है वो बेस और मीटर के दरमियान में स्मॉल इनपुट वोल्टेज होती है। हाँ, जो मेजर चेंजेस हैं वो ज़रा देखें कि एक तो इधर RE कोई नहीं लगा हुआ एट द मीटर। दूसरी चीज़ कि जो बेस रेजिस्टेंस कनेक्ट होती थी बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, अब उसकी जगह आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस RF जो है वो कनेक्ट हुई है बिटवीन आपकी बेस एंड कलेक्टर। तो अब फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, RB कनेक्ट नहीं हुई, ठीक है। करंट सीरीज में हम RB को कनेक्ट करते थे फीडबैक के तौर पे, आपकी वोल्टेज शंट में हम फीडबैक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसलिए आपकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस होगी वो कनेक्ट होगी बिटवीन बेस एंड जो आपका कलेक्टर है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब आपका फीडबैक की टर्म जो है वो कौन रोल प्ले करेगा, फीडबैक रेजिस्टेंस RF, ठीक है। ये मेजर चेंज है एक तो RE नहीं लगा हुआ, एक फीडबैक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया इनपुट और आउटपुट के बीच में, और ये RS जो है ये अब आपका सिग्नल वोल्टेज के लिए जो स्मॉल जो रेजिस्टेंस है वो ये प्रोवाइड कर रहा है RS, ठीक है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी फीडबैक वोल्टेज होगी जो यहाँ से आप इनपुट और आउटपुट के बीच में कैलकुलेट करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी आपके आउटपुट वोल्टेज VO के, ठीक है ना, तो उनकी वैल्यूज आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। ये 2-4 बातें, इसी का अब आपके पास ये वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट है, इसका अब आप शंट फीडबैक इक्विवेलेंट सर्किट भी देख सकते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट में देखें क्या हो रहा है कि हमने GMVB की फॉर्म लगानी, GMVB कहाँ लग रहा है, आउटपुट के ऊपर, ठीक है। और ये कॉमन एमीटर है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। बेस और कलेक्टर के बीच में अब आपके पास कौन कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस RF, और रेजिस्टेंस RF के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, निकालते हैं क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फीडबैक वोल्टेज RF के अक्रॉस VF। और RS जो है ये इनपुट पे जो लगी हुई है ये वो है, इसमें से करंट IS फ्लो कर रही है, ठीक है ना, सिग्नल की करंट, और VS वोल्टेज ये है जो हम इसको इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिग्नल वोल्टेज, और HIE वो रेजिस्टेंस है जो आप प्रोवाइड करें या ना करें, वो स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस होती है बिटवीन बेस एंड मीटर, और उसके अक्रॉस हमेशा कौन होती है, वोल्टेज VBE बिटवीन बेस एंड मीटर। और ये बेस के क्रॉस IB करंट फ्लो कर रही है, RF से IF करंट फ्लो कर रही है, सिग्नल से IS करंट फ्लो कर रही है, और कलेक्टर की IC करंट इन सब के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर अब जैसे हमने अगर याद हो तो जो करंट सीरीज फीडबैक सर्किट था उसके लिए हमने वोल्टेज इक्वेशन से शुरू किया था। अब जब वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट है, शंट का मतलब पैरेलल, तो अगर वोल्टेज पैरेलल फीडबैक सर्किट है तो अब आप किससे स्टार्ट करेंगे, करंट इक्वेशन से।
तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। जब आपने करंट सीरीज फीडबैक सर्किट पढ़ा है तो आपने वोल्टेज इनपुट वोल्टेज इक्वेशन से स्टार्ट लिया। अब जब आप वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट पढ़े हैं तो फिर आप करंट जो इक्वेशन है उससे स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अब जो करंट इक्वेशन है एट नोड बी यानी बेस के ऊपर इनपुट सर्किट पे, तो वहाँ पे हम इनपुट सर्किट की वोल्टेज इक्वेशन से स्टार्ट करते थे करंट सीरीज के लिए, और वोल्टेज शंट के लिए इनपुट सर्किट से स्टार्ट लेंगे और करंट इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। अब करंट इक्वेशन कहती है कि आई एस प्लस आई एफ इज इक्वल टू आई बी, और ये नज़र भी आ रहा है ना, देखिए आई एस ये फ्लो कर रही है आर एस के अक्रॉस, आर एफ फ्लो कर रही है आई एफ फ्लो कर रही है आर एफ के अक्रॉस, और दोनों मिल के आई एस और आई एफ जो है वो आपको आई बी फ्लो करा रही हैं, आई बी के फॉर्म में नज़र आ रही हैं जो कि बेस के क्रॉस फ्लो कर रही है। सो ये करंट इक्वेशन है आपकी इनपुट सर्किट पे कि आई एस प्लस आई एफ इज इक्वल टू आई बी। उसके बाद यहाँ पे जो आई एस है अकॉर्डिंग टू हमला वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब आई एस जो है वो वी ओवर आर किसके है, उस एक तो सिग्नल वोल्टेज, सारी सी बात है, माइनस जो स्मॉल इनपुट वोल्टेज है बिटवीन बेस एंड मीटर, तो वी एस माइनस वी बी ई ओवर आर एस। वी बी वैसे ही जीरो हो जाता है क्योंकि बेस और मीटर के दरमियान में जो वोल्टेज है वो वैसे ही बहुत स्मॉल होती है, लाइक स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस एच आई ई, तो उसको हम जीरो को अप्रोच करा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी एस इज वेरी मच ग्रेटर देन वी बी ई। सो आई एस विड बी इक्वल टू वी एस ओवर आर एस, ठीक है ना, ओहम लॉ के मुताबिक। और यहाँ और दूसरी चीज़, एक तो हमने आई एस निकाल ली, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, आई एफ। तो पहले आई एस की वैल्यू निकाली है, फिर आई एफ का भी वही फार्मूला, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब वी कौन सी वाली है, आई एफ आपको पता है कि ये आउटपुट सर्किट पे लगती है ना, तो जब आई एफ आउटपुट सर्किट पे लगती है तो इसका ताल्लुक है आउटपुट वोल्टेज से, तो वी ओ और माइनस इसमें से कर देंगे ये जो स्मॉल आपकी वोल्टेज है बिटवीन बेस एंड मीटर, तो वी ओ माइनस वी बी ओवर आर एफ। अगेन हम वही बात करेंगे जो हमने इनपुट सर्किट के लिए की कि वी बी क्योंकि वेरी स्मॉल है उसको हम जीरो को अप्रोच करा सकते हैं, तो आपकी आई एफ जो है दैट वुड बी इक्वल टू वी ओ ओवर आर एफ, ठीक है। अब आपके पास आई एस की वैल्यू भी है, अब आपके पास आई एफ की वैल्यू भी है, तो आप आई बी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8.6। आई बी क्या होगी, और साथ आप करंट गेन का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं ना। करंट गेन जो है वो आपकी कहती है कि एच एफ ई जो है वो आई सी ओवर आई बी के बराबर होती है, तो यहाँ से आई बी जो है आप वैल्यूएट कर सकते हैं, दैट इज़ आई सी ओवर एच एफ ई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अब आपके पास 1 ओवर एच एफ ई इसको अलग रखें, आई सी क्या हो सकती है, आई सी जो है वो आपकी हो सकती है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। माइनस साइन क्यों आ रहा है, बार बार बताती हूँ कि आपकी चूंकि कलेक्टर की जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। सो दिस इज माइनस वी ओ ओवर आर। वी ओ इज द आउटपुट वोल्टेज एंड आर इज द आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आपकी आउटपुट की करंट माइनस आई सी जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, इसलिए माइनस आई सी कह रहे हैं उसको। तो आई सी जो है वो माइनस वी ओ ओवर आर, ठीक है, और इसमें से दिस इज माइनस वी ओ ओवर आर एच एफ ई। तो ये हमने आई बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये जो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपके पास इस इनपुट करंट से अब इसको आप कैसे आगे मज़ीद देख सकते हैं वो देखें कि अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8.6। अच्छा, अब ये जो 8.6 का काम है वो ये है कि देखें 8.6 इक्वेशन भी आपको आई बी की वैल्यू देता है, और एक आई बी की वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाली है, इसको आप बेशक स्टार इक्वेशन कह लें। तो अब ये जो स्टार इक्वेशन है ये भी आपको आई बी की वैल्यू दे रहा है, और इक्वेशन नंबर 8.6 भी आपको आई बी की वैल्यू दे रहा है। तो आप दोनों को की लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, आप दोनों को कंपेयर करा सकते हैं ना। यानी आप कह सकते हैं आई एस प्लस आई एफ इज इक्वल टू दिस माइनस वी ओ ओवर आर एच एफ ई, ठीक है ना। और आई एस और आई एफ की वैल्यूज़ भी आप उसमें पुट कर सकते हैं। आई एस की वेयर आई एस इज इक्वल टू वी एस ओवर आर एस, और आई एफ जो है वो बराबर है वी ओ यानी आउटपुट वोल्टेज ओवर आर एफ, ठीक है ना। तो ये वी एस ओवर आर एस और वी ओ ओवर आर एफ, ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें पुट करें, और फाइनली आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाती है इनको कंपैरिजन के बाद। सो दिस इज़ वी एस ओवर आर एस प्लस वी ओवर आर एफ इज इक्वल टू माइनस वी ओ ओवर आर एच एफ ई। और यहाँ से आप इनको ज़रा ये जो वी ओ वाली टर्म्स है इन्हें एक तरफ कर लें, राइट हैंड साइड पे ले जाए ना इस वाली वी ओ को भी, और माइनस इसमें से कॉमन ले लें और वी ओ को भी कॉमन ले लें, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। और ये करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इससे गेन चाहिए। पहले आप इससे आउटपुट वोल्टेज निकालें और एंड पे हम उससे गेन निकालेंगे। आउटपुट वोल्टेज वी ओ जो है वो किसके बराबर होगी, वी ओ को आप इधर रहने दें तो ये जो नेगेटिव साइन है ये भी उधर चला जाएगा, और ये जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये फॉर्म बन जाएगी। डिवाइड करने से पहले अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, जैसे उन्होंने लिया है आर एफ आर एच एफ ई, तो ऊपर आ जाएगा आर एच एफ ई प्लस आर एफ, ठीक है ना, ये टर्म
और ये जो अब पूरी टर्म है जो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास वीओ की ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास आ जाती है, और ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करती है आउटपुट वोल्टेज की, क्योंकि इसकी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो जाहिर सी बात है जो वोल्टेज है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो उसके बाद आपके पास अब गेन तो बड़े आराम से निकल आता है, क्योंकि जो वी एस है ना राइट साइड पे, इसको अगर आप इस तरफ ले आए वी ओ के नीचे, तो वी ओ ओवर वी एस जो है ये आपको गेन दे देगा ए वी प्राइम। तो ए वी प्राइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वोल्टेज गेन है विद फीडबैक। अब आपको नज़र आ रही है ना, फीडबैक की टर्म्स भी नज़र आ रही हैं बीच में, तो ये आपकी वोल्टेज गेन है विद फीडबैक। तो ए वी प्राइम जो है वो वी ओ ओवर वी एस, विच इज़ बाकी इसमें वी एस के अलावा बाकी जो सारी टर्म है वो अब आपके गेन को रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज गेन को। अब इसमें से अगर हम कहें कि आर एच एफ ई ये वाली टर्म सेकंड, अगर ये वेरी मच ग्रेटर है इस आर एफ से, फीडबैक रेजिस्टेंस से, आर एच एफ ई की टर्म, बिकॉज आपको पता है आर इज़ द आउटपुट रेजिस्टेंस, वो भी एक बड़ी टर्म है, और एच एफ ई भी करंट गेन एक बड़ी टर्म होती है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम कहते हैं इस आर एफ जो फीडबैक रेजिस्टेंस है ये वाली, अगर इसके मुकाबले में बड़ी है, तो क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट के बीच में लगी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब इसको इग्नोर कर देंगे तो आपके पास नीचे आर एच एफ ई, यानी इग्नोर करने का मतलब है कि आप आर एच एफ ई को अगर आप बड़ा ले रहे हैं आर एफ से, तो आर एफ को इग्नोर कर देंगे, यानी आर एफ को जीरो को अप्रोच करा लेंगे। तो बाकी टर्म्स देखें, ऊपर वाला आर एच एफ ई और नीचे वाला आर एच एफ ई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ए वी प्राइम जो है वो आ जाएगा माइनस आर एफ ओवर आर एस। ये टर्म्स आपके पास बाकी बचेंगी कैंसिलेशन के बाद। सो दिस इज़ वेरी स्टेबल गेन। अब ये बहुत स्टेबल गेन है जो आपको मिला है, ठीक है, जो विच डिपेंड्स ओनली ऑन द फीडबैक रेजिस्टेंस एंड द सिग्नल रेजिस्टेंस। तो ये उस पर डिपेंड कर रहे हैं। इन दिस केस वी मेक द ए बीटा वेरी लार्ज इन नेगेटिव फीडबैक। आपकी जो नेगेटिव फीडबैक की इक्वेशन थी ए वी प्राइम इज इक्वल टू ए वी ओवर 1 प्लस बीटा ए वी, ये वाली फॉर्म थी ना आपकी। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक में इसमें अगर ए वी बीटा वाली टर्म है ये बहुत ग्रेटर है 1 से, तो 1 को इग्नोर करेंगे तो ऊपर वाला ए वी और नीचे वाला ए वी कैंसिल होकर आपके पास 1 ओवर बीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से बीटा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 ओवर ए वी प्राइम को, और ए वी प्राइम चूँकि आपने ये निकाली हुई है इसको आप इधर पुट करेंगे, तो आपके पास माइनस आर एफ ओवर आर एस के ऊपर जाके बीटा इज इक्वल टू माइनस आर एस ओवर आर एफ के को अप्रोच करेगा। सो फॉर द शंट फीडबैक सर्किट ये आपने बीटा फैक्टर जो है यानी फीडबैक फैक्टर वो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये तरीका था आपके पास जिससे आप इस वोल्टेज शंट सर्किट जो है फीडबैक सर्किट, उससे भी आप देख सकते हैं कि आप उसकी गेन कैसे निकाल सकते हैं, और जो कि एक स्टेबल गेन आ रहा है आपके पास, और फिर उसमें आप ए बीटा को अगर आप लार्ज कर लें यानी ए वी बीटा वाली टर्म को, तो आपका जो है बीटा फैक्टर यानी जो आपका फीडबैक फैक्टर है आप उसको भी इस फॉर्म में एवेल्यूएट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो वोल्टेज फीडबैक विद एफईटी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के साथ, अभी तक हमने ये जितना कुछ पढ़ा ये बीजेटी ट्रांजिस्टर के साथ था ना, बीजेटी सर्किट में, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब अगर आप इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता है गेट, सोर्स और ड्रेन, ये 3 टर्म्स होती हैं, और आर डी जो है वो ड्रेन रेजिस्टेंस है, और ये R1 और R2 दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनको जो है वो पैरेलल कनेक्शन है। CC जो है वो कपलिंग कैपेसिटर है, यहाँ पे VS जो है वो सिग्नल वोल्टेज है, यानी ऑलमोस्ट सर्किट उसी तरह है जैसे आपने इसके लिए BJT के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज फीडबैक ये हमारा शंट फीडबैक था BJT ट्रांजिस्टर के साथ है, ये वोल्टेज फीडबैक FET ट्रांजिस्टर के साथ है, ठीक है। ये इस तरफ VO है राइट साइड पे, यहाँ पे सिग्नल वोल्टेज है, ड्रेन रेजिस्टेंस में से ड्रेन करंट ID फ्लो कर रही है, और स्मॉल वो जो VB हम कहते होते थे उसको आप VI कह रहे हैं, बिटवीन बेस एंड मीटर होता था ना, तो यहाँ पे चूँकि सोर्स गेट और ड्रेन है ना, तो सोर्स और गेट के बीच में जो आपके पास जो स्मॉल इनपुट वोल्टेज है वो VI होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बेस और मीटर के बीच में होती थी। तो ये सारा इसका भी सर्किट है FET का। अगर आप FET के साथ पढ़ेंगे तो हमारे पास ये उन्होंने बताया द वोल्टेज अक्रॉस R2 विच इज़ द फीडबैक वोल्टेज। अब यहाँ पे R2 जो है ये एक फीडबैक वोल्टेज है, ठीक है, R2 जो है वो एक फीडबैक वोल्टेज होगी, VF प्रोवाइड करेगी इंसर्टेड इन सीरीज विद द इनपुट, ठीक है। इसको आप इनपुट के साथ सीरीज में पुट करेंगे R2 को, ये आपका इनपुट 1 है ना, 1 पोर्ट से आपने R2 को इन सीरीज लगाया हुआ है, और R2 यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक, तो हमारे पास वोल्टेज सीरीज फीडबैक आ जाएगी इससे, जैसे आपने पीछे करंट सीरीज फीडबैक पढ़ा है, तो यहाँ से वोल्टेज सीरीज फीडबैक आ जाएगी। ये शंट वाला नहीं है, ये जो आपने पीछे BJT के साथ पढ़े ये तो वोल्टेज शंट फीडबैक है ना, दिस इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक जो आप FET के साथ पढ़े। तो अब आपका जो वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक वो इस तरह होता है AV माइनस GM RD। अब GM तो वही है ना, ट्रांस कंडक्टेंस की टर्म, RD क्या है, ड्रेन की रेजिस्टेंस,
ठीक है। अब सम ऑफ R1 एंड R2 इज़ मेड लार्ज विद रिस्पेक्ट टू RD। R1 और R2 का जो सम है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू RD यानी ड्रेन रेजिस्टेंस के लिहाज से इन दोनों का सम जो है वो लार्ज है। सो आपकी जो I1 है दैट शुड बी वेरी मच लेस देन ID, ठीक है, क्योंकि अगर आपका R1 और R2 बड़े हैं तो उनकी करंट छोटी होगी, ठीक है। करंट I1 वो है जो फ्लो कर रही है R1 R2 से ना, तो अगर R1 R2 बड़े हैं तो उसकी करंट की वैल्यू स्मॉल होगी एज़ कम्पेयर टू द जो ड्रेन की करंट है, क्योंकि ड्रेन का रेजिस्टेंस स्मॉल है तो फिर उसकी करंट ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ अब वोल्टेज डिवाइडर, अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रही है बिटवीन R1 एंड R2। ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। वैसे R2 सीरीज़ में लगा हुआ है इनपुट के साथ, लेकिन R1 और R2 आपस में पैरेलल लगे हुए ना, तो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर आ जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर का मतलब है कि आपके पास I1 जो है अकॉर्डिंग टू हमला V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है। तो V कौन सी वाली, चूंकि आउटपुट पे लगा हुआ है ना, तो और इसके साथ माइनस साइन, क्योंकि जो आउटपुट की करंट होती है उसको नेगेटिव साइन के साथ आती है वो, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है इनपुट के मुकाबले में। सो दिस इज माइनस VO आउटपुट की वोल्टेज ओवर ये इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम यानी R1 प्लस R2, क्योंकि I1 इन दोनों से फ्लो कर रही है R1 और R2 से, तो I1 इक्वल होगी माइनस VO ओवर R1 प्लस R2। एंड द वोल्टेज फीडबैक VF जो है आपके पास वो अगर आप इसमें से निकालेंगे फीडबैक वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू IR, I कौन सी वाली I1, और चूंकि R2 हमने कहा था कि ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है तो R2, ठीक है। तो R2 इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि R2 आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है। सो VF होना चाहिए I1 जो कि R2 से भी फ्लो कर रही है, R1 से भी फ्लो कर रही है, और साथ R2 विच इज़ अ फीडबैक रेजिस्टेंस। तो आपके पास दिस इज I1 की वैल्यूज अगर इधर आप पुट कर दें माइनस VO R2 ओवर R1 प्लस R2 इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास फीडबैक वोल्टेज आ गई। अब फीडबैक फैक्टर बीटा फैक्टर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, जिसका अपना जनरल फार्मूला जो आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था बीटा फैक्टर का या फीडबैक फैक्टर का, बीटा इज इक्वल टू VF ओवर VO। तो VF जो है वो आपने ये निकाली है, ओवर अगर आप VO करेंगे तो VO से कैंसिल होकर बाकी जो आपकी टर्म है VO के अलावा माइनस R2 ओवर R1 प्लस R2 वो बीटा फैक्टर यानी फीडबैक फैक्टर होगा। सो द फीडबैक सिग्नल इज इंट्रोड्यूस्ड एज, तो आपने फीडबैक सिग्नल को कैसे, जो आपका इनपुट है, सिग्नल का मतलब इनपुट वोल्टेज है आपकी, वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव फीडबैक की बात हो रही है। तो नेगेटिव फीडबैक में माइनस के साथ आपके पास आता है ना कि आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो इक्वल होती है VS यानी सोर्स वोल्टेज या सिग्नल वोल्टेज, माइनस उसमें से अगर आप कर दें VF फीडबैक वोल्टेज, तो ये आपने इंट्रोड्यूस करा दिया उसमें नेगेटिव फीडबैक। तो VI इज इक्वल टू VS माइनस VF, ये फार्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो फीडबैक सिग्नल वोल्टेज निकालने के बाद या इनपुट वोल्टेज निकालने के बाद आपके पास फाइनली द फीडबैक जो है वो थस द फीडबैक इज़ नेगेटिव। तो वोल्टेज गेन विद नेगेटिव फीडबैक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि AV प्राइम बराबर होता है AV ओवर 1 प्लस बीटा AV के, और AV जो है वो माइनस GMR होता था ना, अब इधर R की बजाय R होता था कलेक्टर का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कलेक्टर के रेजिस्टेंस की बजाय हम उसको ले रहे हैं ड्रेन रेजिस्टेंस ना, सो माइनस GMRD कलेक्टर की जगह ड्रेन ने ले ली है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू क्या लगाई है आपने, ये पहले बीटा हम लगाते थे ना रेशियो ऑफ RE ओवर R माइनस RE ओवर R, यहाँ पे भी आपने बीटा पीछे कैलकुलेट किया। तो बीटा जो पीछे कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया है, ये वाला। सो बीटा की वैल्यू आपने निकाली है माइनस R2 ओवर R1 प्लस R2, तो ये वाली बीटा की वैल्यू आपने इधर पुट करनी है, ठीक है। और AV तो वही है माइनस GMRD जो ऊपर आपने लगाई है, तो ये वैल्यू सारी पुट करके ऊपर आ गया माइनस GMRD, और नीचे आ जाएगा ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, प्लस GM और RD R2 ओवर R1 प्लस R2। RD इज़ द ड्रेन रेजिस्टेंस, R2 जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है, और नीचे जो सम है वो R1 और R2 का, ठीक है। और ये जो है ये आपके पास वोल्टेज गेन आ गया है विद नेगेटिव फीडबैक फॉर FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए हमने ये पढ़ लिया है, जिसमें RD जो है वो ड्रेन रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। GM इज़ द सेम थिंग, वो चाहे आप FET यूज़ करें या BJT यूज़ करें, आपकी जो GM होती है वो जो कंडक्टेंस होती है, ठीक है ना, और वो वही रहती है। तो ये आपका फाइनल जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपने एक एक पॉइंट, जैसे मैंने कोशिश की आपको समझाने की बुक से, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और इसके अलावा अब ये इसकी हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें इंशाल्लाह इसके जो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और थोड़ी बहुत जो एक इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं
वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप इसको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और इनको आप साथ साथ कंप्लीट करें, क्योंकि जैसे ही आपके कॉलेज ओपन होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको असाइनमेंट तो मैं कॉलेज ओपन होने से पहले ही आपको नेक्स्ट लेक्चर के बाद इंशाल्लाह दे दूंगी इन फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से असाइनमेंट, ताकि जैसे ही आप आएँ तो आप असाइनमेंट सबमिट करा दें और फिर उसके बाद हम इसका इन दोनों चैप्टर्स का क्विज़ करेंगे। और आपकी याद रखें कि जो आपका जो मिड होना है वो 3 चैप्टर्स का होगा। तो ये 2 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए हैं। तो अब हमने जो 3rd चैप्टर है वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ के, तो एटलीस्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके मिड में ज़रूर आएंगे, तो आउट ऑफ 5 चैप्टर्स। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करें, साथ साथ तैयार करें, और कोई भी मसला हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।